हेलो एवरीवन। आज के इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। नारीवाद की जो अलग अलग धाराएं हैं, जो अलग अलग लहर रही है, उनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है वो भी आपके सोल्व हो जाएंगे। इस तरह से इसको अरेंज किया गया है। और जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आता है, लगभग आपके फेमिनिस्ट जो थ्योरी है, फेमिनिस्ट जो थिंकर है, उनको ये कवर कर लेगा, अलग अलग अपने जो वेव्स है। तो जैसे आप जानते हैं कि पहली जो वेव है, जो पहली एक लहर थी नारीवाद की, जहाँ पे महिलाओं ने अपने हक अधिकार के लिए बात करना शुरू किया था, वो 19वीं सेंचुरी से और 20वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था, जो अर्लीस्ट था। और जो पहला जो मोमेंट था वो केवल, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, वो लिबरल फेमिनिज्म के अंदर आता है। और वो पेट्रियार्की से, पुरुष सत्ता से, इनसे वो आज़ादी नहीं मांग रहे थे। वो, उनका जो कहना था, उनका बस इतना जो वो डिमांड थी कि उनको इक्वल वोटिंग राइट मिले, लीगल राइट मिले, उनको जॉब करने का राइट मिले। तो इससे रिलेटेड जो लिबरल जो डिमांड्स है, उदारवादी जो मांगे हैं, जो उनका अधिकार है, उनका जो वकालत वो कर रहे थे, तो ऐसे मूवमेंट को फर्स्ट वेव बोला गया। ठीक है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये हो जाता है देखना कि क्या क्या इवेंट्स हुई। जैसे आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि इंटरनेशनल वुमेन्स सफरेज अलायंस बना था, IWSA, 1904 में, 1904 में बना था, कि महिलाओं को वोटिंग का जो राइट है वो दिया जाए। तो आप देखेंगे कि कब से मेंस राइट और इतना डेमोक्रेसी, जस्टिस, सब पे प्लेटो अरिस्टोटल से बात हो रहा है, लेकिन जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वुमेन का, तो उनको वोटिंग राइट तक नहीं था। डिसीजन मेकिंग में, गवर्नमेंट के मेकिंग में कोई पावर नहीं था। तो ये एक बना। तो ये जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आते हैं, आपको लगता है कई बार कि ये कहाँ से आ गया, तो ये समझना ज़रूरी है कि पहला जो डिमांड है 1904 में शुरू हो गया था। इसके बाद में आप देखते हैं कि हैरियट टेलर मील जो है, मील, उनको जो JS मिल है, काफ़ी उनको सपोर्ट करते हैं। तो उनके जो ऐसे हैं, उनका जो एक्टिविज़म है वो देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अगर पहला कोई कन्वेंशन, पहला कोई ऐसा मीटिंग महिलाओं का हुआ, तो वो सनेका था। सनेका फॉल्स कन्वेंशन, ये USA में हुआ था। और उन्होंने अपने जो वोटिंग राइट का डिमांड रखा। और इसके बाद में अलग अलग जगह पे अलग अलग जो कन्वेंशन है वो होते रहे, लेकिन सबसे पहले हुआ था 1848 में। तो आप देखोगे कि इंडिया की आज़ादी के 199 ईयर पहले ही ये जो है मूवमेंट शुरू हो गया था। तो ये सनेका आपको याद रखना है। इसके बाद में आप देखोगे 1904 में है उनके लिए जो अलायंस बना था इंटरनेशनल वुमेन्स का। और इसी के इफ़ेक्ट में जो मोमेंट उनका जो स्ट्रॉन्ग होता गया, तो USA को 19th जो अमेंडमेंट है USA में वो करना पड़ा, और महिलाओं को वोटिंग का राइट मिला। ठीक है। अब अगर हम देखें की थिंकर्स, उनको भी आपको हिस्टोरिकली ऐसे ही जो अरेंज करना आ सकता है। तो सबसे पहला जो नाम है वो मेरी वॉलंसक्राफ्ट का है, जो ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखती है। ईयर थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि अगर ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है बुक और उनके जो क्रोनोलॉजी या मैचिंग में आएगा, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है। अब ये देखिए कितने साल पहले मिल से भी उन्होंने लिख दिया था। उसके बाद में JS मिल है, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन लिखा। ये नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, सोजरेन ट्रूथ। सोजरेन ट्रूथ एक ब्लैक महिला थी। और जो मोमेंट एक कन्वेंशन हो रहा था महिलाओं का, तो वहाँ जाके उन्होंने स्पीच दिया और बोला कि यहाँ पे तो स्लेवरी है, और जो ब्लैक महिलाएं हैं उनको इक्वल नहीं समझा जा रहा है। तो उनका जो ये स्पीच था काफ़ी वायरल हो गया, काफ़ी फेमस हुआ। ये एंड आई आई ए वोमेन। तो ये उन्होंने उस समय दिया था कि इंक्लूड करना है तो वो मेन स्ट्रीम में सबको करो, जो भी जितनी भी महिलाएं हैं। और ये जो ट्रूथ है, ये काफ़ी फाइट की थी स्लेवरी खिलाफ। इनकी खुद का जो बच्चा था वो भी स्लेव बन गया था, तो उसको आज़ाद करवाया कोर्ट के केस के थ्रू। जो पहली महिला थी जो कोर्ट केस जीत गई थी। तो थोड़ा सा आपको आगे रखना है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए सोजरेन ट्रूथ से रिलेटेड, तो ये भी अर्लीस्ट जो थिंकर है उसमें पहला जो वेव है ये उसमें आते हैं। ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि जैसे इंडिया का जो पहला फ्रीडम स्ट्रगल थी, तो वो लिबरल थे। वो अपील के थ्रू, रिक्वेस्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है
वो डिमांड करते रहते थे। तो जब रेडिकल मूवमेंट शुरू हुआ, जो लाल बाल पाल जिसको हम बोलते हैं, मिलिटेंट जो नेशनलिज्म का दौर आता है, तो उस दौरान क्या हुआ, वो उनको क्रिटिसाइज करने लग गए। तो एक तो लार्जली फोकस ऑन वाइट, क्योंकि ये जो जितना भी हो रहा था, तो ये मूवमेंट जो यूरोप और यूएसए में ही हो रहा था। तो यहाँ पे आप देखोगे इनका भी शिकायत था। तो ये वाइट था, मिडिल क्लास वुमेन थी, कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं जो बाहर आ सकती थी, बोल सकती थी, उनका ये था। तो इसमें इंटरसेक्शनल इशू है, उनको इग्नोर कर रहे थे। जो ऐसे तबके जो सोसाइटी के एकदम डिसएडवांटेज जो सेक्शन से आ रहे थे, हाशिए पे थे, उनको उसमें इंक्लूड नहीं किया था। केवल ये फॉर्मल जो डिमांड है वो उनकी रहती थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि सेकंड वेव फिर क्या है, कैसे ये डेवलप हुआ। तो ये आप देखोगे कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में ही शुरू होती है। और ये देखिए फिर कितने लेट बाद में शुरू होती है, जब ये पहले वाले से। सेकंड वेव में क्या हुआ कि महिलाओं का केवल जो पॉलिटिकल राइट है, लीगल राइट है, उस तक नहीं, उनको सोशल और कल्चरल जो राइट्स है वो भी उनको मिलना चाहिए। तो सेकंड वेव जो है उसमें ये आपको देखोगे रिप्रोडक्टिव राइट्स है, वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उसी को पॉलिटिकल को फिर सोशल और कल्चरल जो इक्वालिटी है वहाँ तक लेके जाने की ये बात करते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि जो कि इवेंट हुआ, ये जो काफ़ी फेमस बुक है द फेमिनिस्ट मिस्टिक, इसमें बेटी फ्रीडन ने है। तो उन्होंने डिबेट शुरू किया, जो कि घर में काम कर रहे हैं उसको काउंट नहीं किया जाता, डोमेस्टिक वर्क को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक है रोए वी वेड, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चला, लीगलाइज अबॉर्शन इन यूएसए। अबॉर्शन का अभी भी केस चलता रहता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नियम है। यूएसए में भी जो कोर्ट के केस है उनके थ्रू कभी उनको राइट दे दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता है। अगर राइट दिया जाता है अबॉर्शन का, तो उस पर कंडीशन है। ऐसे ही इंडिया में भी लॉ बने हुए हैं। तो इनके लिए भी अबॉर्शन, बच्चा रखना है बच्चा नहीं रखना है, ये महिलाओं को अपनी बॉडी पे, अपने जो ये रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उस पर अपना राइट होना चाहिए। इसके लिए ये एक मोमेंट चला। तो वेड को आपको यहाँ याद रखना है। और इक्वल पे एक्ट आया फिर इसी में, मेल और फीमेल को इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे नहीं करते थे, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये चीज़ें हैं, वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में तभी रख लिया था। लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसे यूएसए में या जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें ये फाइट करना पड़ रहा है, तब महिलाओं को मिला है। जो ये सेकंड रिप्रोडक्टिव का है, और ये अटैक करते हैं पैट्रियार्की पे, जो पूरा सोसाइटी का या कल्चर का जो फैमिली सिस्टम है, इसी से तो ना कल्चर क्रिएट होता है, जो फैमिली या सोसाइटी से, उस पे अटैक करते हैं। तो इसलिए ये जो सेकंड है, इसको लिबरल नहीं बोलते, इसको रेडिकल बोला जाता है। अब इस रेडिकल में आप देखोगे तो सबसे बड़ा नाम है सिमोन द बुआ का है। और ये इनका जो बुक है द सेकंड सेक्स, आपने बहुत बार सुना होगा इनके बारे में। और इसमें इनका जो फेमस वही था कि जो महिलाएं होती है वो पैदा नहीं होती है, उनको बनाया जाता है। तो यानी कहने का अर्थ है कि ये जो सेक्स और जेंडर में जो डिफरेंस करते हैं, वो यहाँ पे उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है कि मेल फीमेल, आप किसी भी जेंडर में आप, सॉरी, सेक्स में आप पैदा हो जाते हैं, लेकिन सोसाइटी में उसको वैसा क्रिएट किया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है बचपन से, कि अगर लड़की है तो उसको कैसे कपड़े पहनना है, कैसे खाना खाना है, कैसे बात करना है। लड़का है तो उसको कैसे बाहर का चीज़ें, खेलने कूदने की आज़ादी। तो ये जो मैस्कुलिन और फेमिन जो ये जो क्वालिटी है, वो सोसाइटी के थ्रू उनमें कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो ये सिमोन द कबुआ हो गया। बेटी फ्रीडन का आप देखोगे द फेमिन मिस्टेक फिर सामने आ गया। तो ये इसी में है ना। हाउस वाइफ का मुद्दा उठाया, डोमेस्टिक जो इश्यू है वो उठाया, और कि उनका उस काम के लिए कोई नाम भी नहीं होता, और है ना, वर्क ज़्यादा उनको करना पड़ता है। इसके बाद में देखो केट मिलेट है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स तो वो भी जो पेटार्की को क्रिटिक करती है, लिटरेचर और ना पॉलिटिक
के जो एरेना में। और है एंड्रेन रिच है, उन्होंने लिखा ऑफ वुमेन बोर्न। तो ये भी पेट्रियार्कल जो इंस्टीट्यूशन है मदरहुड का जो बना रखा है, नारी बना के, देवता बना के, उसको देवी बना के, लेकिन कैसे उनको इक्वल जो सोशल कल्चरल इकोनॉमिक जो राइट नहीं है, इन सब की ये जो सारे थिंकर्स हैं वो बात करते हैं। तो ये क्या हो गया है, ये आपके रेडिकल में आ गए हैं। ठीक है, ये रेडिकल किस लिए है कि जो वेरी इंस्टीट्यूशन है उसमें रिफॉर्म की बात नहीं करते हैं, चाहे फैमिली हो उसको ख़त्म हो जाए, इंस्टीट्यूशन ऑफ जो मैरिज है वो ख़त्म हो जाए, कि जैसे ही महिला शादी करके आती है तो वो पति देव उसके जो मेल है वो डोमिनेट करने लग जाते हैं, उसकी सारा काम, उसका नेम टैग उसको यूज करना। तो ठीक है, तो उस पे कंट्रोल जो है वो मेल का हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो फर्स्ट वेव लिबरल का था, वो कुछ सोसाइटी को चेंज नहीं करना चाह रहे, वैसे बदलना नहीं चाह रहे एकदम से, कोई इंस्टीट्यूशन को वो ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं, किसी पे अटैक नहीं कर रहे, केवल वो इतना डिमांड करे कि हमें भी इक्वल समझो, हम भी जो नॉर्म मोरल बेस पे कि इंसान होने के नाते लीगल राइट और पॉलिटिकल राइट ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन है, इनइक्वलिटी है, उसकी जो जड़ है वो पेट्रियार्की है, पितर सत्तात्मक है, ये समाज ही है जिस पे पुरुषों ने कब्जा कर रखा है। अब इसमें आगे आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जब थर्ड वेव आता है 1990s के, और जब ये 21st सेंचुरी जो आने वाली है उसके इर्द गिर्द, तो इसमें ये क्या बात कर रहे हैं, फिर इससे भी आगे बढ़ जाते हैं जब ग्लोबलाइजेशन आ गया और मल्टी कल्चरल सोसाइटी यूरोप वगैरह में भी दिखने लग गई। तो ये एक तो अलग अलग जो ग्रुप्स है उसमें महिलाएं हैं, तो ये डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इंटरसेक्शनलिटी की बात करते हैं, और उसके साथ साथ में इंडिविजुअल एम्पावरमेंट की। तो जो पहले जिस फ्रेमवर्क में बात हो रही थी तो वो सारा यूरोप के डोमिनेटेड था, मेजोरिटेरियन डोमिनेटेड था। तो इसमें एक तो हो गया डाइवर्सिटी, और दूसरा इंटरसेक्शनलिटी, इसको समझना बहुत जरूरी है, इससे बहुत क्वेश्चन आ रहा है आजकल। इंटरसेक्शनलिटी की एक ही सेक्शन नहीं है, अब यहाँ पे जो ब्लैक एंड वाइट का, इन दोनों को हमें समझना जरूरी है, दोनों अलग अलग है, दोनों की प्रॉब्लम अलग है। जैसे ब्लैक के साथ में वाइट महिला के साथ में दोनों अगर महिलाएं हैं तो उनके साथ में एक तो ये उन भेदभाव हो रहा है उनके साथ में कि वो फीमेल है, उनको सोसाइटी में वैसे मेल के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। दूसरा उनके साथ ये है कि ब्लैक फीमेल के साथ में कि ब्लैक होने के कारण उसको अलग से जो है रंग भेद की जो पॉलिसी है, अ, उससे अपार्थाइड जो पॉलिसी है उसको फेस करना पड़ रहा है, वो चीज़ वाइट को नहीं करना पड़ रहा है, वाइट जो महिला है उसको। तो ये इंटरसेक्शनलिटी को समझना जरूरी है कि एक ही इंसान में अलग अलग उसकी आइडेंटिटी हो सकती है, एक वो ब्लैक है, एक महिला है, एक वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, पोस्ट कॉलोनियल कंट्री से आ रही है। तो एक में आपने तीन चार लेयर देख लिया, तो उसका जो एक्सप्लॉयटेशन है, उसके साथ जो भेदभाव हो रहा है, तो वो मल्टी लेयर्ड हो गया है। तो इस सेंस में इसको समझना है। ठीक है, इसको डबल जियोपार्डी भी बोल देते हैं कि एक ही उस पे नहीं है, दो या उससे ज़्यादा उस पे जो चीज़ों का कंट्रोल है। तो इसमें क्या हुआ कि एलजीबीटी का आया मुद्दा, डाइवर्स कर दिया, मेल और फीमेल दो तक नहीं रखा है। भाई और भी तो सेक्स है इनके, दो ही सेक्स नहीं है, तो महिलाएं ही जो अपना राइट मांग रही है उससे नहीं है, इनके अलावा भी तो सेक्स है। तो ये एलजीबीटी की है, उनका आया फेमिनिस्ट डिस्कोर्स में, और रिप्रोडक्टिव जस्टिस का मूवमेंट चलने लग गया। तो जो रेडिकल वाला था उसको ये आगे बढ़ाते हैं। और अब यूनाइटेड नेशन बीजिंग कॉन्फ्रेंस होता है, उसके बाद में अलग अलग कंट्री, इससे पहले भी हुआ था मैक्सिको में, आई थिंक ब्राज़ील में, तीन इसका कॉन्फ्रेंस हुआ है। वो आप एक बार देख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस वुमेंस कॉन्फ्रेंस अगर आप लिखोगे तो आ जाएगा। इससे पहले दो और हुआ है, ये शायद आई थिंक लास्ट था। ठीक है, तो ये ह्यूमन राइट की इस पे आके बात कर रहे हैं। तो ये किस में चल रहा है, ये चल रहा है हमारा थर्ड वेव में। अब इसके जो थिंकर है इनकी तो बहुत सारे एग्जाम में आता रहता है। अभी एचपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश लिटरेचर का, उसमें भी इनको पूछ रखा था। जूडिथ बटलर है, ये इनकी बुक है जेंडर ट्रबल, ये 1990 में लिखा था। तो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर परफॉर्मेटिविटी, ये बहुत बार आ जाता है कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, और ये भी इंटरसेक्शनलिटी की बात करती है, एलजीबीटी और उनकी है। एक और इनका ड्रम है वो आपको याद रखना है, ये बाइनरीज है उसको क्रिटिक करती है। बाइनरीज यानी
पुरुष और मेल आपस के रिलेशन में हम देख रहे हैं, तो बोले उसके अलावा अपना चश्मे को आप चेंज करो, इसके अलावा और भी तो जेंडर है, उनका कौन, जो गे है, लेस्बियन है, होमोसेक्सुअल है, अगर कोई और दूसरे तरह का अपना ओरिएंटेशन रख रहा है तो उसके लिए आप बात नहीं करते हैं। महिलाओं का मूवमेंट है केवल, फिर ये भी तो एक तरह का जो इनइक्वलिटी को ही क्रिएट करने वाला हो गया, तो जस्ट सोसाइटी तो नहीं हुआ। जेंडर परफॉर्मेटिव का मीनिंग यहाँ पे ये है, जेंडर एक्ट से है कि सिमोन द बुआ के ही ग्राउंड पे इसको समझ सकते हो कि जब पैदा होते हैं तो मेल फीमेल जैसे एक बायोलॉजिकल जो बॉडी है वो हमें मिलती है, लेकिन सोसाइटी में बाद में जैसे हम एक्ट करते हैं या एक्ट करवाया जाता है, परफॉर्म करवाया जाता है, आपको जिस हिसाब से ढाला जाता है वो हमें बनाता है। तो जेंडर परफॉर्मेटिव का ये कॉन्सेप्ट है, इन्होंने दिया है जूडिथ बटलर ने, ये याद रखना है। इनकी बुक का नाम बहुत ज़रूरी याद रखना है, ठीक है। ये ब्लैक महिला उनकी राइट्स के लिए उन्होंने लिखा, तो बेल हुक्स का आता है शायद, पोस्ट कॉलोनियल जो थिंकर्स है उसमें आता है, इंटरसेक्शनल सेक्शनलिटी में भी आता है। तो ये है फेमिनिस्ट थ्योरी फ्रॉम मार्जिन टू सेंटर, जो एकदम हाशिए पे है, मार्जिन पे है, उसको ये बीच में लाना है। यहाँ पे आपको बताया ना ब्लैक है तो रेस को लेके आ रहे हैं और क्लास को लेके आए। एक महिला है, वो एक गरीब से क्लास से है, तो हैव नोट वाले से है, साथ में वो ब्लैक भी है, तो आप देख रहे हो कितना लेयर है, तो उसका जो प्रॉब्लम है उसको उसका अलग है। तो विद इन फेमिनिज्म आप एक अलग डिबेट देख सकते हो। वो बोल रहा है कि हम इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता है जो वाइट और जो डेवलप्ड जो एरिया है वहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है उससे। इसके बाद में सबसे एक आप जूडिथ बटलर का मैं बता रहा हूँ, एक आप इसका नाम, इनका जो नाम है वो आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है। क्रेन्सा जो है उन्होंने ही ये डेवलप किया इंटरसेक्शनलिटी का कॉन्सेप्ट है, ओवरलैपिंग ऑपरेशन, जो आप मैं आपको एक्सप्लेन करा था। एक नहीं कि उसमें क्लास भी है यानी गरीब भी है, रेस भी है यानी ब्लैक भी है, और जो फीमेल भी है, महिला भी है, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग ऑपरेशन हो गया, एक तरह का ये डोमिनेंस नहीं झेल रही है। अब इसके बाद में आते हैं रिबेका वाकर, तो जो है इनका जो इन्होंने कॉइन किया था थर्ड वेव, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये अगर कहीं ये एग्ज़ाम में आ जाए, ये जो टर्म है ये किसने जो है वो कॉइन किया है, किसका खोजा, थर्ड वर्ल्ड वेव किसने बोला है फेमिनिस्ट मूवमेंट में, तो ये वाकर का आपको नाम है वो याद रखना है। इसके बाद में देखें हम हिल, पेट्रिका हिल कॉलिंस, इन्होंने ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट है वो लाए, फिर इसी चीज़ को ये आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, आप इसको इनको देख सकते हो, लेकिन आपको जूडिथ बटलर हो गया, हुक हो गई, क्रेन्सा हो गई, इनको ज़रूर याद रखना है। और ये पूछ ले कि थर्ड वेव किसने दिया था, तो ये वाकर का नाम याद रखना है। अब आ गया फोर्थ, थर्ड तक आपने बहुत सारी जगह पे आपने पढ़ा होगा, फोर्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अभी प्रेजेंट और अभी चल रहा है इसलिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कंटेंट और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यूट्यूब को, ये जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी ऐसा आपको कंटेंट है वो मिलता रहेगा। और अगर आपका कोई रिक्वेस्ट है या इसका पीडीएफ आप लेना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, पोल गाइडेंस बाय भरत सिंह, ठीक है। फोर्थ वेव में क्या हुआ कि अब ग्लोबलाइजेशन काफ़ी एडवांस हो चुका था, टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एक ऐसा सोशल मीडिया का इन सब का दौर आ गया था, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ये, तो ऑनलाइन एक्टिविज्म हो गया जहां वो अपने जो ग्रीवेंसेज है, अपनी जो डिमांड है महिलाएं वो उठाने लग गई, सेक्सुअल हरासमेंट है उनके खिलाफ मूवमेंट करने लग गई। अभी का नहीं, अगर आपका बहुत साल, 20 साल 30 साल पहले भी कुछ महिलाओं ने बचपन में कुछ ऐसी कंडीशन में रही है तो वो भी मूवमेंट करने लग गए। तो आप सबसे एक तो मूवमेंट का नाम सुना होगा, मी टू मूवमेंट हुआ, तो ये ग्लोबल फिर वो एक्सपेंड कर गया, एक कंट्री में हुआ तो फिर इंडिया में भी, बॉलीवुड में, अलग अलग जो वर्क प्लेस है वहाँ से आवाज़ आने लगी, एकेडमिया में, स्कूल कॉलेज जहाँ जहाँ पे महिलाएं हैं, तो थोड़ा उनको हिम्मत मिली और एक डिजिटल एक्टिविज्म चला, तो उसमें अलग अलग महिलाओं ने अपनी स्टोरी शेयर किया, अपने ग्रीवेंसेज बताए, और उनके बीच में सॉलिडरिटी भी एक बना। अभी आप देखोगे कि लिपस्टिक मूवमेंट चल रहा है, बुर्का के खिलाफ जो ईरान में मूवमेंट चल रहा था थोड़े दिन पहले, तो उसको यूरोप वगैरह में भी लोग उसके फेवर में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे, और वैसे एक्टिविस्ट बनते रहते हैं, किसी लड़की को जो अरेस्ट कर लिया तो उसको
फ्री करवाने के लिए मूवमेंट होने लग जाते हैं। तो ये ऑनलाइन एक्टिविज्म था, इसका दौर आया। टाइम अप मूवमेंट हुआ 2018 में, कि ये जो वर्क प्लेस है ना, जहाँ जहाँ पे काम करते हैं, जैसे मीडिया हाउसेज हो गए, एमएनसीज हो गई, वहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे एक्सप्लॉइटेशन होता है अपने जो उनके हायर जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उनके द्वारा। अभी भी ये लड़की काफ़ी चर्चा में है, इसका नाम आप जरूर याद रख लीजिए। पेपर बनने से पहले तो ये निकाल तो बन गए होंगे आपका ये यूजीसी नेट का। अदरवाइज इनका नाम आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा आने वाले में। जो ग्रेटा थनबर्ग है, ये इन्वायरमेंट या इको फेमिनिज्म में भी आप काउंट कर सकते हो। इन्वायरमेंट पे भी काफ़ी ये वायरल हुए थे इनके जो कमेंट है, जो स्पीच है। अभी ये जो इसराइल और पैलेस्टाइन का चल रहा है, तो वहाँ गाजा वगैरह में ये आने की कोशिश किया, इसराइल ने उनको अरेस्ट कर लिया, फिर छोड़ा। अब शायद ये इजिप्ट जा रही है। तो काफ़ी जो स्क्वेडियन कंट्री से आती है, एक्टिविस्ट है, ठीक है। तो क्लाइमेट, हाँ सॉरी, यहाँ पे लिख भी रखा है ना, तो क्लाइमेट को बचाने के लिए ये इको फेमिनिज्म में भी मान सकते हैं। तो इसलिए ये ऑनलाइन भी जो है काफ़ी मुद्दे उठाती है। तो ये उसी फोर्थ वेव में आ रहे हैं ये ऑनलाइन एक्टिविज्म। इसका जो है वो क्या है, आप इसका देख सकते हो। इससे पहले जो थर्ड वेव था उसमें आपने देखा, फिर उससे पहले आपने सेकंड वेव का दिखा जहाँ पे रेडिकल आपको लगे, और उससे पहले आपने जो लिबरल वाले देखे। तो ऐसे फोर्थ वेव में आ जाएगा। साइबर फेमिनिज्म भी बोल सकते हैं, लेवरेजिंग द इंटरनेट फॉर एडवोकेसी, इंटरनेट का यूज करके। और इसमें भी रिप्रोडक्टिव राइट है, क्लाइमेट जस्टिस है, पीस है, ठीक है, और एंटी वॉर जो एक्टिविटी है। तो ये सारी चीज़ें उसमें जो है वो किया जाता है। जैसे थिंकर में अगर आप देखो, मी टू मूवमेंट करने वाला तो भूल गए होगे, तो ये ब्रुक जो है, तरन्ना ब्रुक, ये इसको मी टू मूवमेंट को चलाया। उसको बाद में जो एम्पलीफाई किया वो है मिलेनो, ठीक है, एलेसा मिलेनो। तो थोड़ा नाम देख लीजिए, क्या पता कहीं ऑप्शन में होगा तो आपके काम आ जाएगा ये। तो ये जो थिंकर है और ये आपका है चिमांडा नेगोजी एडिचे। ये इन्होंने इसी जो दौर में, जो फोर्थ वेव में लिखा था कि वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट। तो ये अभी रिसेंट की बुकों में 8-10 साल में जो आया है वो। इसके बाद में है रोक्सेन गे है, तो उनका बैड फेमिनिस्ट, इसको इन्होंने निकाला कि कैसे मॉडर्न जो फेमिनिज्म में जो गुड और बैड का वो डिवाइड कर रहे हैं कि कौन। एंटी फेमिनिज्म भी एक चीज़ चला है ना, कि जो भी लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो जॉब करने लग गई, अपना डिमांड रखने लग गई, तो उनके खिलाफ भी एक कैंपेन चलता है कि देखा देखा ये इनको राइट देने का ये एक बैड इम्पैक्ट जो जा रहा है। अभी आप देखोगे कि कुछ केस ऐसे हुआ है जिसमें कुछ हस्बैंड्स हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया, उनको या मार दिया गया। तो इसके बाद में एक एक वेब तरह का एक अलग ही एक रिएक्शन जो चल रहा है एंटी फेमिनिस्ट, वो भी आप देख सकते हो इसी का ही है। तो इसमें क्या रिस्क होता है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, ये सिलेक्टिविज्म इसको एक है, ये सिलेक्ट करने वाला नहीं, तो सिलेक्टिविज्म है इसका, कि सुपरफिशियल ऑनलाइन इंगेजमेंट है। आपने अपना मन पसंद का जो टाइम देखा, तो उसमें आपने कुछ पोस्ट कर दिया, वायरल करवा दिया। एक्चुअल में आप वहाँ पे जो चेंज करने के लिए आप है नहीं, कोई ऑर्गेनाइज नहीं, कोई लीडर नहीं। तो जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो आना इससे मुश्किल है। तो ये इसका लेख है। ऑनलाइन एक माहौल बनाने का है, 2 दिन रहता है, 10 दिन रहता है, फिर शांत हो जाता है, फिर कोई दूसरी न्यूज़ ऐसे आ जाती है। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, यही टेलीग्राम का नाम है, पोल गाइडेंस बाय भरत सिंह। तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर जल्दी ही हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।